हमारा अभी तो ट्रेलर है, अभी असल फिल्म का भी बाकी है। 26 नवंबर 2008 को पड़ोसी मुल्क से आए 10 आतंकियों ने ऐसी कहानी रची जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और वो वैन में से फायरिंग करते करते मेरे बाजू में जो ऑफिसर था या पुलिस वाला था, उसके हाथ में गन था, उसको गोली मारते मारते उन लोग निकल गए। जैसा करके क्या मिला उनको, वो तो करके चले गए उनकी जगह पे। आतंकियों ने 164 लोगों की जानें ली और वो जख्म दिए जिनका दर्द हमें सालों साल तक सताता रहेगा। दिल दहल गए, बच्चे घर में डर गए, रोते रोते रात गई है। इस हमले ने हमें ऐसी जगह लाकर छोड़ दिया जहां हम खुद को पूरी तरह से असुरक्षित और बेसहारा महसूस करते हैं। कराची से शुरू हुई कहानी कुबेर के सहारे होकर मुंबई आई और आज कसाब के साथ आर्थर रोड जेल में जिंदा है। अजमल आमिर कसाब अकेला जिंदा बचा आतंकी खोल रहा था खौफनाक कहानी की परतें। कराची 21 नवंबर 2008। पाकिस्तान से 10 आतंकी एक मिशन के लिए रवाना हुए। मिशन था हिंदुस्तान की बर्बादी। अरब सागर के रास्ते से इन्होंने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की ओर रुख किया। बोलता था जब तक जिंदा रहो मारते रहो। हर एक आतंकी अपने साथ AK-47 राइफल, 8 ग्रेनेड्स, 2 मैगजीन्स, 100 से भी ज्यादा कार्ट्रिजेस, क्रेडिट कार्ड्स और फोन एक बैग में लेकर सवार था। फोन पर लगातार ही अपने पाकिस्तान स्थित आकाओं से निर्देश ले रहे थे। हेलो, वालेकुम सलाम। के ले लेते हैं आप लोगों के पास जितने भी है ना वो आगे आगे कर लें, मैगजीने भी बराबर में बांट लें, जो फालतू गोलियां हैं वो मैगजीनों में भर लें, जहाँ से जो मूवमेंट नजर आए ना उसको फायर करें, बिल्कुल खामोशी से ना बैठें। आतंकियों के लिए इस तरह का ये पहला मिशन था। प्लान के मुताबिक इन्होंने 22 नवंबर 2008 को कुबेर नामक हिंदुस्तानी बोट को हाईजैक कर उस पर सवार 3 मछुआरों को मार गिराया। आतंकियों ने बोट के कैप्टन अमर सिंह को मुंबई की ओर चलने को कहा। कुबेर के अचानक गायब हो जाने की सूचना भारतीय इंटेलिजेंस को हो चुकी थी, पर उन्होंने इस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया। जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सेंट्रल एजेंसी से आई कि एक समुद्री रास्ते से अटैक हो सकता है, उन्होंने काफी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी दी थी, जो कि जैसा कहा जाता है कि सैटेलाइट फोन के इंटरसेप्ट करने के बाद जो FBI के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रदान की और बाकी जो उन्होंने कलेक्ट की, एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस उन्होंने यहाँ पे दी। लेकिन चूंकि हमारे इंटेलिजेंस के अधिकारी इस तरह इतनी सारी मैसेजेस को इस तरह से सीरियसली नहीं लेते, उनका मन कहीं और लगा हुआ है, तो किसी ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई से कुछ दूरी पर उन्होंने कैप्टन को मार गिराया। वहां से उन्होंने एक स्पीड बोट लेकर मुंबई की ओर रुख किया। समय 8:20। कहाँ पे उतरे पर कुछ पता है? हाँ, आपको बताया वो जो ना किश्ती तो बहुत सारी किश्तियाँ खड़ी होती हैं। हाँ। तो साथ में एक बड़ा बिल्डिंग है। हाँ। तो उधर कैसा बिल्डिंग? समंदर में हमको ना किश्ती था ना, स्पीड बोट जो आता है। हाँ। वो लाया था, उधर रुका, उधर सामान उतारा है। सबसे पहले हम निकला, तो बाद में वो लोग रुके। वो बोट में 10 आदमी था, 8 आदमी उतर गए, 2 आदमी अंदर ही थे। जैसे वो लोग उतरा, उन लोग ने स्कूल बैग था उसका, वो लोग स्कूल बैग कंधे पे मारा, और कैरी बैग था रेड कलर का, वो लोग हाथ में लेके निकल गए। कुलाबा जेट्टी आकर आतंकी 2-2 के गुटों में 5 जगहों की ओर रवाना हुए।
जिनके निशाने पर थे CST, नरीमन हाउस, ताज, लियोपोल्ड कैफे और होटल ट्राइडेंट। कोलाबा जेट्टी पर उतरते ही आतंकियों ने 3 सेल फोन नंबर्स का इस्तेमाल किया, जिनके सिम कार्ड्स कोलकाता और दिल्ली से खरीदे गए थे। इसकी जानकारी IB को थी, पर भारत में उतरने से पहले इनका प्रयोग किए जाने के कारण IB इसे पकड़ने में असफल रही। 26 तारीख की सुबह RNDW का जो बांग्लादेश बॉर्डर पर ऑफिस है, उनकी तरफ से एक अलर्ट आया था कि there are 10 mobile SIM card which have been activated. These SIM cards were stolen from Jammu and Kashmir and their location is somewhere near the Indian borders. किसने उसको उस अलर्ट को किसी ने भी सीरियसली लिया नहीं। रॉ का कहना है हमने IB को बताया, IB का कहना है रॉ ने नहीं बताया, IB ने उसको फॉरवर्ड नहीं किया। महाराष्ट्र पुलिस हैड नो आइडिया, नेवी हैड नो आइडिया। सो वो एक टैक्टिकल फेलियर वहाँ पर हो गया। मुंबई में जिंदगी अभी रोज की तरह ही चल रही थी, इस बात से बेखबर कि कुछ ही पलों में इस शहर की सांसें थमने वाली हैं। समय 9:25। लियोपोल्ड कैफे दक्षिण मुंबई की एक मशहूर जगह है। इस समय कई लोग अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। और कैफे के सामने ही 2 नौजवान मौत का खेल खेलने के लिए तैयार खड़े थे। I was standing outside and I was busy talking on the mobile phone for quite some time, about 10 minutes. And those 2 guys who were standing outside, who were the terrorists, I did not even picture them to be a terrorist because they were like normal tourists with 2 haversacks right in front of them, and they had a mobile phone in their hand and they were waiting for a call or something like that, must be for the attack or for instructions or something. कोलाबा की भीड़भाड़ वाली जगह पर कैफे से कुछ दूरी पर 2 आतंकियों ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी और ग्रेनेड्स फेंके। हम वहाँ डिनर कर रहे थे रात को 9:20 में, और 10 मिनट के बाद हमें आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद हमको पता चला कि कोई तो भी बम हुआ, नहीं तो बम ब्लास्ट हो गया। पर वो बम ब्लास्ट हुआ एग्जैक्ट कोलाबा मार्केट में, वो हमको ओलंपिया होटल में सुनाई दिया। उसके बाद फिर फायरिंग का आवाज़ आया। अचानक मची इस तबाही में किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। We were inside Leopold, and then we ate our things, and then we heard shooting, and we saw flashlights, and then they must have been outside and shot there at the people who were standing outside, and we were inside, and when we heard it, we realized that something's going on. लियोपोल्ड कैफे में बैठे लोगों का ध्यान इन धमाकों की तरफ गया। तभी वहां मौजूद वेटर्स ने लोगों को आतंकी हमले के बारे में आगाह किया। वहाँ का वेटर ऊपर फायरिंग हो रहा है, आप अंदर रहो, बाहर कुछ जाओ मत, क्योंकि वहाँ पे ऑन द स्पॉट AK-47 से फायरिंग हो रही है। समय 9:35। लियोपोल्ड में तबाही जारी थी। उसी वक्त 2 आतंकी कसाब और इस्माइल मुंबई के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन CST की ओर इंसानियत की हैवानियत का नमूना पेश करने बढ़ चुके थे। वो दोनों आतंकी टैक्सी नंबर MH01G779 पर सवार थे। समय 9:40। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। वो वक्त जब लोग दिन भर के बाद घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, पर उनमें से कई लोगों का इंतजार कभी ना खत्म होने वाला था। होटल ताज में डॉक्टर प्रशांत अपने परिवार के साथ किसी शादी की पार्टी के लिए डिनर पर आए हुए थे। सब कुछ अभी तक यहाँ सामान्य था, पर ज्यादा देर तक नहीं। ताज की लॉबी में हो रही गोलीबारी से वो अनजान थे। 26 की रात एक कॉकटेल डिनर था हमारे फैमिली फ्रेंड के बेटे का, और जब हम वहाँ पहुँचे तभी सब माहौल तो ठीक था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। गाड़ी हमने वाले को दी पार्किंग करने के लिए। हम सिक्योरिटी थ्रू अंदर फॉयर में आ गए और क्रिस्टल रूम जो ओल्ड बिल्डिंग में है वहाँ हम पहुँचे। CST में अंदर घुसते ही कसाब और इस्माइल ने लोगों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। बिना कुछ समझे लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। जिस प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों के कदमों की आहट सुनाई देती थी, वहां अब सिर्फ लोगों के खून के निशान बाकी थे।
26/11 को मैं शाम को ड्यूटी पे था और मुझे टर्फ क्लब में असाइनमेंट दी गई थी। वो असाइनमेंट मैं पूरी करके 9-9:15 बजे वहाँ से निकला। करीबन 9:30 बजे वीटी स्टेशन अपने जो टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस है वहाँ पहुँचा तो देखा तो सब लोग वीटी स्टेशन छोड़ के भाग रहे थे। सीएसटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर अब तक ये जान चुके थे कि ये मुंबई पर एक आतंकी हमला था, पर आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग के सामने वो लाचार नजर आए। मैं देखा कि यहाँ फायरिंग हो रही है, मैं वहाँ से भाग के आया तो मेरे साथ में एक जीआरपी का भी जवान आया और हम दोनों यहाँ कोने पे खड़े हो गए। तो यहाँ से मैंने देखा कि वो 7 नंबर पे वहाँ बैठ करके मैगजीन भर रहा था, तो उस समय मैंने उसके ऊपर फायर किया, पर फायर हुआ नहीं, मिक्स हो गया। पुलिस कर्मियों के पास अगर आधुनिक हथियार होते तो दोनों आतंकियों को उसी वक्त रोका जा सकता था। अब तक ये खबर देश के हर एक न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी और सबकी नजरें इस खूनी मंजर की गवाह। अपने बाकी 10 साथियों से अलग इमरान और नसीर का निशाना था नरीमन हाउस, जहां पर कई इजरायली परिवार बरसों से रह रहे थे। बाहर अधिक सिक्योरिटी नहीं होने के कारण दोनों आतंकियों को अंदर घुसने में कोई परेशानी नहीं हुई। अगले आधे घंटे के अंदर ही दोनों ने कई इजरायलियों को बंधक बना लिया था और कईयों को मौत की नींद सुला दिया। समय 9:45। होटल ट्राइडेंट, साउथ मुंबई में स्थित 34 मंजिला एक आलीशान होटल, जहां देश विदेश के अधिकारियों की बिजनेस मीटिंग्स होती है। ट्राइडेंट के पार्किंग एरिया में हर मिनट एक लग्जरी कार आकर रुकती है, लेकिन 26 नवंबर की रात वहां एक टैक्सी आकर रुकी और ये एक आम बात नहीं थी। टैक्सी में से 22 से 25 साल के 2 लोग उतरे और एंट्रेंस गेट की ओर रुख किया। जैसे ही दरबान इन दोनों की ओर देखकर मुस्कुराया, आतंकियों ने अपने बैग से गन निकाली और उस मुस्कुराहट को सदा के लिए छीन लिया। समय 9:50। सीएसटी पर कसाब और इस्माइल लोगों की जिंदगी को मौत में तब्दील करने में लगे हुए थे। उसी दौरान बाकी आतंकवादी अपने मंसूबों को हासिल करने नरीमन, ताज और ट्राइडेंट पर हमला बोल चुके थे। हर पुलिस कंट्रोल रूम पर लोगों के कॉल्स की घंटी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 26/11 के रात के 9:40 से लेके 27 तारीख के सवेरे के 2 बजे तक, अंदाजन 4 घंटे का जो समय है, कंट्रोल रूम में टोटल 1365 टेररिस्ट रिलेटेड कॉल्स लॉग हुए। शहर में हर जगह से धमाकों की अफवाहें भी आ रही थीं। इन बिगड़े हालातों में मुंबई पुलिस के 3 सीनियर ऑफिसर्स इन आतंकियों को मार गिराने के लिए सीएसटी की ओर रवाना हुए। इसी बीच कसाब और इस्माइल ने प्लेटफॉर्म पर ग्रेनेड से हमला किया। हर तरफ सिर्फ चीख, पुकार, खून और लाशें थीं। हर रिश्ता रिश्ते की खोज में लगा हुआ था। वीटी स्टेशन की तरफ जब मैं अंदर जाने को ट्राई कर रहा था, देखा तो सामने ही ये 2 बंदे हाथ में जो स्टेन गन लेके, और पीछे बड़ी सैक भरी हुई थी हेवी, और लेके पब्लिक के ऊपर गोलियां चला रहे थे। कोई गिर रहा था, ऐसा खून बह रहा था। समय 10:15। अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं के कहे अनुसार कसाब और इस्माइल सीएसटी में अपना काम कर चुके थे। 52 मासूमों को मारकर और 109 लोगों को घायल कर वो आगे बढ़े, लेकिन मिशन तो अभी सिर्फ शुरू हुआ था।